साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने टी.एस. एलियट पर बात करनी शुरू की थी। हमने उनके जीवन परिचय के विषय में जाना था। हमने उन परिस्थितियों के विषय में जाना था जिनमें वे एक रचनाकार के रूप में उभर कर सामने आए। उसके बाद उनके मूलभूत सिद्धांतों की जो पृष्ठभूमि है, जो उनके विचार बिंदु हैं, उनके विषय में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत, परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की। परंपरा का सिद्धांत उनका अलग है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत उनका अलग है, लेकिन ये सब सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। इलियट का एक निबंध है जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में भी की थी और उसका नाम है परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा, यानी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये जो निबंध है, हमने पढ़ा था कि यही निबंध उनकी आलोचक के रूप में, एक काव्य शास्त्रीय आलोचक के रूप में या एक समीक्षक के रूप में उनकी यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। यहीं से उनका दृष्टिकोण एक विशेष दिशा ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें उन्होंने पूर्ववर्ती जो काव्य सिद्धांत थे, पूर्ववर्ती काव्य सिद्धांत कौन से हैं? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज आदि, यानी कौन से? स्वच्छंदतावादी, क्योंकि स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे इलियट। तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो सिद्धांत थे, जिनमें भावनाओं को महत्व दिया गया था, व्यक्ति की वैयक्तिकता को महत्व दिया गया था, जिसमें रोमानी अनुभूतियों को महत्व दिया गया था, उन सब का पूरी तरह से विरोध किया, उन्हें अमान्य घोषित किया। और कौन से निबंध में किया, ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, यानी परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा नामक उनके निबंध में उन्होंने पूर्ववर्ती सारी मान्यताओं को अमान्य घोषित कर दिया। इलियट आधुनिकता का प्रतीक थे, लेकिन फिर भी परंपरा की महत्ता के घोर समर्थक थे, यानी परंपरा का वो महत्व देते थे, परंपरा का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि आधुनिक होने का दृष्टिकोण का मतलब, आधुनिक दृष्टिकोण का होने का मतलब ये नहीं है कि हम परंपराओं को पूरी तरह से त्याग दें, बल्कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उन परंपराओं को आज के संदर्भ में कसौटी पर कसें और जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं, उपयोगी हैं, गति में, प्रगति में बाधक नहीं है, उन सबको साथ लेकर आगे चलें। इस दृष्टि से वे परंपरा के समर्थक थे। वे परंपरा के अभाव को कवि की छाया मात्र मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि जो कवि स्वतंत्र लेखन करते हैं और परंपराओं से बिल्कुल अलग हटकर लेखन करते हैं, वास्तव में उनका जो काव्य होता है वो उनके विचारों की छाया मात्र होता है, यानी पूरी तरह से मूल जिस दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, परंपरा से अलग होकर व्यक्ति की उस पूर्णता को, पूर्ण दृष्टिकोण को अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया में अपनी परंपराओं से जाने अनजाने में बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ ग्रहण करता है, लेकिन जब वो परंपराओं को त्याग कर रचना करने लगता है तो अपने व्यक्तित्व के एक अंश को काटकर वो अलग कर देता है। इसलिए इलियट ने कहा कि जो परंपरा का पालन नहीं करते, परंपरा का समर्थन नहीं करते, वे कवि वास्तव में छाया मात्र हैं, यानी उनके काव्य जो है वो उनके पूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है। इलियट के अनुसार श्रेष्ठ लेखक के लिए जातीय परंपरा का ज्ञान होना, क्योंकि वे परंपरा के समर्थक थे, इसलिए जातीय परंपरा यानी जिस समूह में, जिस समुदाय में, जिस समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसे अपनी उन परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। और इतिहास बोध, अपने अतीत के विषय में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक परंपराओं का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अतीत के विषय में ज्ञान नहीं होता, अतीत के प्रति यानी परंपराओं के प्रति इतिहास बोध यानी जागरूकता, कि हम उनको तर्क की कसौटी पर कसकर देखें, आज के संदर्भ में कसकर देखें, इस तरह का दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति एक श्रेष्ठ रचना नहीं कर सकता। ये उनकी परंपरा के सिद्धांत की महत्वपूर्ण आधारशिला है, ये विचार। क्लासिकल शब्द के समान इलियट ने परंपरा शब्द का भी व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। हमने क्लासिकल शब्द पिछले सत्र में इसको पढ़ा था, जिसका हमने हिंदी में कहा है शास्त्रवाद, यानी
प्रौढ़ भाषा, प्रौढ़ अभिव्यक्ति की बात जहां पर करते हैं इलियट, वहां वे क्लासिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से क्लासिकल शब्द को एक विस्तृत दृष्टिकोण से अभिव्यक्त किया, उसी तरह से उन्होंने परंपरा शब्द को भी एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया। उनके अनुसार परंपरा का अर्थ, ध्यान देंगे, परंपरा, इलियट के अनुसार परंपरा क्या है, जिस परंपरा का वे समर्थन करते हैं, वास्तव में वो परंपरा क्या है? परंपरा का अर्थ अंधानुकरण नहीं है, यानी आंख बंद करके किसी भी परंपरा को स्वीकार कर लेना परंपरावादी होना नहीं है। परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही काव्य का सही मूल्यांकन संभव है। बल्कि हमें एक तो क्या करना है, परंपरा के अंधानुकरण नहीं करना, यानी उसकी प्रासंगिकता के प्रति सजग रहना है, वर्तमान में उसकी उपयोगिता के प्रति सजग रहना है। क्यों? क्योंकि परंपराओं को पूरी तरह से अपने से काट कर अलग कर देने से हम काव्य का सही मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। हमारी जो काव्य साहित्य सृजन की जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के संदर्भ में हम किसी भी काव्य कृति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दो दृष्टिकोण हो गए उनके परंपरा के, एक तो साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से साहित्यिक परंपरा की जानकारी होना जरूरी है। दूसरी बात, परंपराओं को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन परंपराओं को अपनाना जरूरी है जो हमारे लिए उपयोगी और प्रासंगिक है, अंधानुकरण नहीं करना है। तो दो दृष्टिकोणों से उन्होंने यहाँ परंपरा का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया। आगे चलें। परंपरा में इलियट ने उन सभी स्वाभाविक कार्यों, जितने भी स्वाभाविक कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा किए जाते हैं, जिनमें उनके रीति रिवाज, उनके धार्मिक कार्य आदि आते हैं, उन सबको शामिल किया जो एक स्थान पर रहने वाले एक समुदाय के लोगों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी उन्होंने परंपरा के अर्थ में इस बात को स्वीकार किया कि एक समुदाय जिसमें केवल वो लोग रहते हैं जिनका रक्त संबंध है आपस में, वे किस प्रकार के कार्य करते हैं, किस प्रकार की रीति रिवाज अपनाते हैं, किस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां करते हैं, उन सब का सामूहिक रूप से ही परंपरा बनती है। उनके अनुसार परंपरा से अलग होना वर्तमान को छोड़ना है, कि जो व्यक्ति परंपरा से अलग होता है वास्तव में वो अपने वर्तमान को ठुकरा देता है। लेकिन हमें हर कदम पर उनके विचारों को समझते हुए ये ध्यान रखना है कि इलियट के अनुसार परंपरा अंधानुकरण नहीं है। तो वे लिखते हैं, बाय लूजिंग ट्रेडिशन वी लूज आवर होल्ड ऑन द प्रेजेंट, यानी अगर हम परंपरा को छोड़ देते हैं तो हम वर्तमान पर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं रख सकते, यानी वर्तमान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। कैसे? जैसे नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं रह सकती दोस्तों, उसी तरह से इलियट ने कहा कि अगर हमारी परंपराओं का आधार नहीं होगा तो हमारी जो आगे बढ़ने की वर्तमान की जो इमारत है वो भी उतनी मजबूती से खड़ी नहीं रह सकेगी, धड़ धड़ाकर गिर पड़ेगी। इलियट ने परंपरा को गत्यात्मक माना कि परंपरा भी प्रगति करती है। परंपरा केवल किसी एक सीमित काल में रहने वाली स्थिति नहीं है, बल्कि निरंतर गतिमान है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उसे अपने जीवन का अंग बनाती हैं। उसमें से जो व्यर्थ होता है उसे निकालकर अलग करती हैं और परंपरा का जो मूल स्वरूप होता है उसे लेकर वे आगे बढ़ती हैं। इसलिए इस दृष्टि से उन्होंने परंपरा को गत्यात्मक माना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि परंपरा को गत्यात्मक कहने का इलियट का क्या अभिप्राय है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि वह एक सायास अर्जित तत्व है, क्योंकि उसे परंपरा को सायास यानी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवेश से, अपने पूर्वजों से, अपने पारिवारिक जनों से, अपने जाति और समूह के सदस्यों से उन परंपराओं को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करता है। और इसका महत्वपूर्ण तत्व है इतिहास बोध। इतिहास बोध यानी उस समय विशेष में जन्मी उन परंपराओं के प्रति जागरूक होना, उनकी प्रासंगिकता के प्रति जागरूक होना। इलियट के अनुसार किसी भी युग की सांस्कृतिक चेतना में दो तत्व होते हैं, ध्यान देंगे। कौन से? देश काल की सीमा में आबद्ध तत्व और शाश्वत एवं सनातन तत्व। यानी जब कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में किसी भी स्थान विशेष पर संस्कृति का विकास होता है और संस्कृति और परंपरा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तो संस्कृति में दो तत्व होते हैं, एक तो देश काल की सीमा में बंधे हुए तत्व और एक शाश्वत और सनातन तत्व। देश काल की सीमा में बंधे हुए तत्वों का मतलब क्या है कि जो किसी विशेष समय और विशेष स्थान पर ही विकसित होते हैं,
अन्य समय में अन्य स्थानों पर जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है, वे तत्व तो होते हैं देश काल की सीमा में आबद्ध यानी बंधे हुए तत्व। लेकिन कुछ तत्व इतने शाश्वत और सनातन होते हैं जिनकी परंपरा हमेशा प्रवाहमान रहती है, जो हमेशा मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी और सार्थक होते हैं। तो ये दो प्रकार के तत्व संस्कृति में होते हैं। इतिहास बोध का अभिप्राय है इन शाश्वत एवं सनातन तत्वों के प्रति जागरूक होना। जब हम इतिहास बोध में सजगता की बात करते हैं, यानी इलियट जब इतिहास बोध में सजगता की बात करते हैं, तो उनका मतलब होता है, उनका अभिप्राय होता है कि हम उन शाश्वत और सनातन तत्वों के प्रति सजग रहें जिन्हें हमें आगे अपने जीवन में स्वीकार कर आगे बढ़ना है। तो इतिहास बोध से अभिप्राय इन्हीं शाश्वत सनातन तत्वों की पहचान करने से है। जब तक हम परंपराओं के प्रति, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, अगर हम में इतिहास बोध नहीं है, तो हम इन शाश्वत और सनातन तत्वों को भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इतिहास बोध जरूरी है ताकि हम शाश्वत और सनातन तत्वों की पहचान कर उन्हें अपने जीवन का अंग बना सके। इलियट ने परंपरा का संबंध संस्कृति से माना, क्योंकि अभी हमने उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विषय में पढ़ा, तो हम जान गए कि परंपरा और संस्कृति को वे एक मानते हैं, आपस में उनका गहरा संबंध मानते हैं। परंपराओं से हटकर संस्कृति नहीं होती और संस्कृति परंपराओं को छोड़कर आगे नहीं बढ़ती। उनके अनुसार संस्कृति में किसी जाति या समुदाय का दर्शन होता है, कला होती है, उसके जीवन की स्थितियां होती हैं। संस्कृति में एक प्रकार की निरंतरता होती है और वही निरंतरता परंपरा में भी है, क्योंकि इलियट क्या मानते हैं परंपरा को? गत्यात्मक, क्योंकि उसमें शाश्वत और सनातन मूल्य भी हैं। जब शाश्वत और सनातन मूल्य है जो निरंतर गतिमान रहते हैं, तो हमें उस परंपरा के गत्यात्मक स्वरूप का बोध होता है। इलियट ने कहा कि यद्यपि संस्कृति धर्म से भिन्न होती है, परंतु वह धर्म द्वारा नियंत्रित अवश्य होती है। यानी धर्म का भी संस्कृति पे गहरा प्रभाव होता है। धर्म और संस्कृति दो अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन प्रत्येक संस्कृति किसी न किसी रूप में धर्म से प्रभावित और नियंत्रित अवश्य होती है। यानी तीन बिंदु हो गए परंपरा के सिद्धांत में। क्या क्या शामिल हो गया? संस्कृति शामिल हो गई और धर्म शामिल हो गया। और संस्कृति में दो चीजें शामिल हो गई, कौन से तत्व? इतिहास बोध और शाश्वत और सनातन, काल सीमा में बंधे हुए तत्व और शाश्वत और सनातन मूल्य। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और शाश्वत और सनातन मूल्यों की पहचान के लिए क्या जरूरी है? इतिहास बोध। इतिहास बोध क्यों होना जरूरी है? ताकि हम अपनी परंपरा के प्रति सजग रह सकें और उन मूल्यों की पहचान कर सकें जो निरंतर हमारे जीवन के अंग बने हुए हैं और जो हमारे विकास के मार्ग में हमारे सहायक होंगे। आगे चलते हैं। संस्कृति के निर्माण में साहित्य और कला का पूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वे संस्कृति में साहित्य, कला, जीवन की स्थितियों आदि को सभी को शामिल करते हैं। इसलिए कलाकार का संस्कृति से जुड़ना अनिवार्य है और संस्कृति का संबंध परंपरा से है। तो जब व्यक्ति संस्कृति से जुड़ता है तो इसका मतलब है कि वो परंपरा से भी जुड़ता है। उन्होंने एक साहित्यकार की दृष्टि से परंपरावादी होने का अर्थ कला तथा काव्य की प्रमुख धाराओं से परिचित होना माना। यानी क्योंकि संस्कृति में कला भी होती है और साहित्य का योगदान होता है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूं कि मैं परंपरावादी हूं, तो मेरा अर्थ अंधानुकरण, परंपराओं का अंधानुकरण करना नहीं होता, बल्कि मेरा उद्देश्य होता है कि एक साहित्यकार की दृष्टि से मैं कला और काव्य की सभी प्रमुख धाराओं को, जो मेरी साहित्यिक अभिरुचियों को पुष्ट करती हैं, उन्हें एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं, उन सभी से मैं परिचित हूं। क्योंकि जब तक मैं उन सब से परिचित नहीं होऊंगा, तब तक मैं उस कार्य को, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे सकूंगा। इसलिए परंपरावादी होने का इलियट के अनुसार मतलब है कला और काव्य की प्रमुख धाराओं से परिचित होना। इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना है। परंपरा से जुड़कर एक साहित्यकार अपने लक्ष्य और अपनी कृति की प्रासंगिकता की जांच कर सकता है कि कितनी प्रासंगिक है उसकी रचना, और उसका एक साहित्यकार की दृष्टि से उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कृति लेखन में। जब वो परंपराओं से जुड़ा हुआ है तो वो अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और अपनी कृति की
का मूल्य क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी जांच कर सकता है। श्रेष्ठ लेखक के मन में यह बोध रहता है कि वह होमर से लेकर आज तक के लेखक की परंपरा की कड़ी है। यानी जब कोई भी लेखक ये महसूस करता है कि उसके पीछे एक दीर्घकालीन साहित्यिक परंपरा विद्यमान है, जिसमें होमर से लेकर आज तक के समस्त साहित्यकारों की कृतियां मौजूद हैं, तो भीतर ही भीतर वो एक गर्व की अनुभूति महसूस करता है। और जब उसे वो गर्व की अनुभूति होती है, तो वह उनके श्रेष्ठतम कृतित्व को अपने अंदर, अपने भीतर उस साहित्यिक परंपरा को अनुभव करने लगता है। और परिणाम ये होता है, एलियट कहते हैं कि एक श्रेष्ठ कृति का सृजन करने में भी वो सफल होता है, क्योंकि वो अपनी परंपरा, साहित्यिक परंपरा को भुलाता नहीं है, उसे त्यागता नहीं है, उसे छोड़ता नहीं। ऐतिहासिक बोध की भावना उसे काल निरपेक्ष भी बना देती है और काल सापेक्ष भी। इस बिंदु को ध्यान में रखना। दो विरोधी बातें यहां पर की जा रही हैं। इतिहास बोध काल निरपेक्ष कैसे बनाता है? काल निरपेक्ष का मतलब है कि हम समय की सीमाओं से बाहर आ जाएं, तो हम काल निरपेक्ष हैं। काल सापेक्ष का मतलब है कि हम जिस समय सीमा में रह रहे हैं, उसी में रहकर अपना काम करें, ये काल सापेक्ष है। तो इतिहास बोध का मतलब क्या है? इतिहास बोध का मतलब है शाश्वत और सनातन मूल्यों की तलाश। तब शाश्वत और सनातन मूल्यों की तलाश करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें अपनी परंपरा में जाना पड़ेगा, यानी जो अतीत है उसमें जाना पड़ेगा। तो हम वर्तमान के लिए काल निरपेक्ष हो गए, क्योंकि हम अपने समय की, जिस समय में हम हैं, हम उसकी सीमा को पार कर अपनी परंपराओं में, यानी अपने अतीत में चले गए, ताकि हम उन शाश्वत और सनातन मूल्यों को जांच कर सके, उन्हें अपना सके। तो हम काल निरपेक्ष हो गए। लेकिन जब हमने उन शाश्वत और सनातन मूल्यों की जांच कर ली, तब हम वापस वर्तमान में आ गए और हमने देखा कि ये शाश्वत और सनातन मूल्य हमारे लिए उपयोगी हैं, और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया, अपने दृष्टिकोण में शामिल किया, अपने जीवन का अंग बनाया, यानी वर्तमान में हम काल सापेक्ष हो गए। इसलिए कहते हैं इलियट कि ऐतिहासिक बोध की भावना उस व्यक्ति को, कलाकार को, सर्जक को, कवि को काल निरपेक्ष भी बनाती है और काल सापेक्ष भी। इलियट के अनुसार किसी एक रचना या कवि का स्वतंत्र मूल्यांकन कोई अर्थ नहीं रखता। यानी परंपरा से, पहले भी हमने पढ़ा था पिछले सत्र में कि परंपराओं से जुड़कर ही किसी भी कृति का मूल्यांकन संभव है। परंपराओं से कटकर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कृति का मूल्यांकन संभव नहीं है। उनके अनुसार किसी भी लेखक का सही मूल्यांकन उसकी साहित्यिक परंपरा की पृष्ठभूमि में ही हो सकता है। हर नया कवि जाने अनजाने परंपरा से प्रभावित होता है और श्रेष्ठ कवि इस परंपरा को प्रभावित करता है। हर कवि, जो भी नया कवि आता है, कवि कर्म में जाने अनजाने अपनी परंपराओं से प्रभावित होता है, और जो श्रेष्ठ कवि है वो उन परंपराओं को प्रभावित कर अपने दृष्टिकोण से उसमें परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन लाने की सामर्थ्य रखता है। पूर्ववर्ती लेखकों की रचनाएं नए कवि को मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करती हैं। यानी जो पुराना साहित्य, पहले का जो साहित्य है, वो नए कवि की कृतियों के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि परंपराओं के संदर्भ में ही नई कृतियों का मूल्यांकन संभव है। और नए लेखक का जो कृतित्व है, वो पूर्ववर्ती लेखकों के कृतित्व के पुनर्मूल्यांकन का मापदंड प्रस्तुत करता है कि आज का समय ये है, आज का दृष्टिकोण ये है, आज की आवश्यकता ये है, इसके अनुसार हम अपने पुराने जो लेखक हैं, परंपरा से हमें जो विरासत में साहित्य मिला है, उसका फिर से मूल्यांकन करें आज के संदर्भ में। ये इसका कहने का मतलब है। यानी परंपरा न केवल नए कवियों के मूल्यांकन की कसौटी तय करती है, बल्कि पुराने कवियों के पुनर्मूल्यांकन की कसौटी भी तय करती है। कवियों से मेरा तात्पर्य उनकी कृतियों से है, उनके व्यक्तित्व से नहीं। इलियट के शब्दों में ही वर्तमान के कारण अतीत में परिवर्तन होता है, और अतीत के द्वारा वर्तमान निर्देशित होता है, क्योंकि अतीत की पृष्ठभूमि पर ही हम वर्तमान का निर्माण करते हैं, वर्तमान को बनाते हैं। और अतीत में परिवर्तन कैसे लाते हैं? जब हम अतीत के उन शाश्वत सनातन मूल्यों को अपनाकर उनमें बदलाव करते हैं, तो हम अतीत में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए इलियट ने कहा कि वर्तमान के कारण अतीत में परिवर्तन होता है और अतीत के द्वारा वर्तमान निर्देशित होता है। श्रेष्ठ कवि के कारण काव्य के नए मापदंड विकसित होती हैं। जो भी श्रेष्ठ कवि होते हैं, वे नए नए मापदंड, नए नए मूल्य निर्धारित करते हैं काव्य के साहित्य के क्षेत्र में।
इस विकास के कारण परंपरा का मूल्यांकन और कवियों का महत्व का क्रम भी बदल जाता है। जैसे दृष्टिकोण बदलता है तो पहले हम किसी और कवि को महत्व अधिक देते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो कवियों की श्रृंखला का क्रम जो है आरोही अवरोही क्रम उसमें बदलाव आता रहता है। अब बात आती है, ये तो हुआ परंपरा का सिद्धांत, अब है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता शब्द को समझ लेते हैं, यानी व्यक्तित्व से ऊपर उठकर काव्य सृजन में विश्वास करते हैं इलियट। इलियट की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि कविता भावों को शिथिल करना नहीं है, वरन उससे पलायन है। क्या लिखते हैं? आर्ट इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। अब फिर से एक बार आपको ध्यान देना है वर्ड्सवर्थ के उस कथन की ओर, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स, यानी वो एक निर्झर निरंतर प्रवाह मानते हैं, उन्मुक्त प्रवाह मानते हैं कविता को, भावनाओं का। लेकिन ये कहते हैं कि कविता का मतलब, कला का मतलब अपनी भावनाओं को ढीला छोड़ देना नहीं है, यानी स्वतंत्र छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं से पलायन करना है। व्यक्ति सृजन करता है, अपनी भावनाओं से बच करके सृजन करता है। अब कैसे, इसको हम आगे समझेंगे। रोमांटिक कवियों के अनुसार, यानी रोमांटिक यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के अनुसार, काव्य रचना में कवि के व्यक्तित्व और संवेदना का महत्वपूर्ण स्थान था, केंद्रीय स्थान था, क्योंकि वे उसी दृष्टिकोण से देखते थे, कवि के व्यक्तित्व की, कवि की भावनाओं की दृष्टि से ही काव्य का मूल्यांकन करते थे, स्वच्छंदतावादी थे। वर्ड्सवर्थ के ने चित्त की शांत अवस्था में स्मृति द्वारा उद्वेलित भावों की अभिव्यक्ति को कविता कहा था। इलियट ने इसे अमान्य किया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि कविता अपनी भावनाओं से पलायन है, कविता का अर्थ उन्हें स्वच्छंद शिथिल छोड़ देना नहीं है। इलियट ने माना कि कवि का व्यक्तित्व और उसकी कृति दो भिन्न वस्तुएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका कहना था कि कवि का व्यक्तित्व एक अलग है और कवि की जो कृति है वो एक अलग है, तो दोनों में अलग है। जबकि स्वच्छंदतावादी कवि मानते थे कि कवि के व्यक्तित्व का ही प्रतिफलन है उसका काव्य, उसकी रचना। लेकिन यहाँ इलियट ने कवि के व्यक्तित्व को अलग किया और उसकी कृति को अलग माना। भोक्ता मन और सृष्टा मन में स्पष्ट अंतर है। भोक्ता मन का संबंध है कवि के व्यक्तित्व से और सृष्टा मन का संबंध है कृति से। यानी भोक्ता मन जो जीवन की स्थितियों का भोग करता है, उस सुख दुख को महसूस करता है, वो अलग है। किसके अनुसार? इलियट के अनुसार। सृष्टा मन यानी जो सृजन करता है उन सब स्थितियों से को भूलकर, वो सृष्टा मन है जो कृति का सृजन करता है। तो उनका कहना था जैसे कवि का व्यक्तित्व और कवि की कृति दो अलग अलग वस्तुएं हैं। कैसे? जैसे भोक्ता मन जो सुख दुख सहता है जीवन में वो अलग है और सृष्टा मन जो सृजन करता है वो अलग है। दोनों को किसी भी रूप में एक मानना भ्रामक है, इस बिंदु को भी भूलना नहीं है। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इलियट ने कहा कि व्यक्तिगत भाव और काव्यगत भाव सर्वथा भिन्न है। ये वही बात हो गई भोक्ता मन और सृष्टा मन की। कवि का व्यक्तिगत भाव अलग है और काव्यगत भाव अलग है, यानी काव्य में जो कुछ वो अभिव्यक्त करता है वो उसका व्यक्तिगत भाव नहीं होता, ऐसा मानते थे इलियट। काव्य में हमें व्यक्तिगत अनुभूति नहीं बल्कि काव्यगत अनुभूति ही मिलती है, काव्यगत भाव मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि काव्यगत भाव की सृष्टि के लिए सृष्टा द्वारा उसके भौतिक रूप का अनुभव करना अनिवार्य नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कवि जिस किसी भी भाव को काव्य में अभिव्यक्त करता है, ये कोई जरूरी नहीं कि उसका अनुभव उसने वास्तविक जीवन में किया ही हो। यानी भौतिक रूप में उसका अनुभव करने का मतलब है कि अपने जीवन में उसने उस विचार को, उस अनुभूति को स्वयं में अनुभव किया हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अभिव्यक्ति फिर भी हो सकती है क्योंकि सर्जक मन और भोक्ता मन अलग अलग हैं। किसके अनुसार? इलियट के अनुसार। उनके अनुसार काव्यगत भाव में अनेक प्रकार की संवेदनाओं और अनुभूतियों का समन्वय होता है, जिसके मूल में व्यक्तिगत अनुभूति नहीं वरन सृजन की उत्कट प्रेरणा ही होती है। यानी व्यक्ति जब अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां अभिव्यक्त करता है तो इलियट का कहना है कि उसमें केवल व्यक्तिगत अनुभूतियां होती हैं, लेकिन जब वो सृजन करता है तब वो अपनी उन व्यक्तिगत अनुभूतियों से ऊपर उठकर उस परिवेश जिसके
अनुसार वो लिख रहा है उसके प्रभाव ग्रहण करता है, बहुत सारे और दूसरी संवेदनाएं उसमें आकर जुड़ जाती हैं और जब वे सारी की सारी भिन्न प्रकार की संवेदनाएं जो उसके व्यक्तित्व से ऊपर हैं, वे सब एकीकृत होकर प्रबल रूप धारण करती हैं और सृजन की प्रेरणा देती हैं, तब सृजन होता है। यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत अनुभूतियां कवि की और सर्जक की अनुभूतियां भिन्न होती हैं। कला सृजन के समय कलाकार तटस्थ रहता है, अपने व्यक्तिगत जीवन से उठा हुआ रहता है, उसमें लिप्त नहीं रहता, क्योंकि बहुत ही उदात्त अनुभूति है। उदात्त अनुभूतियां ही काव्य में अभिव्यक्त होती हैं। इस बात को हम लॉन्जाइनस के उसमें भी पढ़ चुके हैं और हम भारतीय काव्य शास्त्र में भी पढ़ चुके हैं। सृजन प्रेरणा के फलस्वरूप उसकी भावनाएं, संवेदनाएं और अनुभूतियां स्वतः प्रत्याशित रीति से उसके मन में समन्वित हो जाती हैं। यानी सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, उसके लिए कवि को प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि जब उसके अंदर सृजन की प्रेरणा आती है तब उसकी जो भावनाएं हैं वो, उसकी जो संवेदनाएं हैं वो भावनाएं उसकी निजी हो ये जरूरी नहीं है। संवेदनाएं जो वो परिवेश से ग्रहण करता है, जो अनुभूतियां जो वो परिवेश से ग्रहण करता है, वे सब स्वतः समन्वित यानी एकीकृत होकर प्रबल रूप धारण कर लेती हैं और वही सहज रूप में अपने आप स्वतः काव्य के रूप में अभिव्यक्त होती है। इलियट के अनुसार कलाकार विशिष्ट व्यक्तित्व न होकर एक माध्यम मात्र है। उन्होंने कहा कि कलाकार भी वैसा ही आम आदमी है, वैसा ही एक साधारण मनुष्य है जैसे कि समाज में अन्य मनुष्य होते हैं जो कि कलाकार नहीं है। वो सिर्फ कला को प्रस्तुत करने का क्या है, माध्यम मात्र। वह कला में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वरन उसका दमन और निषेध करता है। ये और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने भावों से पलायन है कविता। कविता में कवि अपने भावनाओं को, व्यक्तिगत भावनाओं को स्वतंत्र नहीं छोड़ता, बल्कि उनसे पलायन करता है, उनसे एस्केप करता है, बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि वे कहते हैं कि कवि स्वयं माध्यम है, किसका, सृजन का, काव्य सृजन का, साहित्य सृजन का, और वो हर पल उस सृजन के समय अपनी व्यक्तित्व का निषेध करता है। वो लिखते हैं, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअस सेल्फ सैक्रिफाइस, कंटिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। एक्सटेंशन यानी समाप्त करना, दमन करना, पर्सनैलिटी यानी अपने निजी व्यक्तित्व का, निजी व्यक्तित्व का दमन करके उसे दबाकर ही वो ऊपर उठता है और उदात्त भूमि में आकर के सृजन के लिए प्रेरित होता है। तो वो कहते हैं एक कलाकार की जो प्रगति है वो निरंतर कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्मत्याग, आत्म से ऊपर उठकर आत्मत्याग की प्रक्रिया है और आत्मदमन की प्रक्रिया है जो निरंतर एक कलाकार के व्यक्तित्व में चलती रहती है, क्योंकि जब वो सृजन की प्रेरणा से युक्त होता है तब वो अपने व्यक्तित्व में डूबा हुआ नहीं होता, बल्कि अपने व्यक्तित्व को दबाकर उसके ऊपर उठा हुआ होता है, एक उदात्त भूमि पर स्थित होता है। इलियट ने कविता और कवि का संबंध स्पष्ट करते हुए कहा, एक विज्ञान के उदाहरण के द्वारा बहुत खूबसूरत उन्होंने यहाँ बात कही। वे कहते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड नामक दो रासायनिक वस्तुएं प्लेटिनम के तार में प्रवेश करने पर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती हैं। ध्यान देंगे क्या बदलता है, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, दो रासायनिक वस्तुएं जब उनको प्लेटिनम के तार में डालें, प्रवेश कराएं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती हैं। किंतु यह प्रक्रिया प्लेटिनम के तार के मौजूद होने पर ही संभव है। यानी ये ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड कब बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड, जब प्लेटिनम के तार में से उन्हें गुजारा जाएगा। लेकिन ये प्लेटिनम का तार होना जरूरी है सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए, लेकिन प्लेटिनम के तार का इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन वो तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती हैं, ये तो बदल जाती हैं रासायनिक वस्तुएं, लेकिन जो प्लेटिनम का तार है वो ऐसा का ऐसा रहता है। वह सिर्फ इस प्रक्रिया का माध्यम मात्र है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी भावनाएं हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, वो मानो प्लेटिनम का तार कौन है, इलियट के अनुसार प्लेटिनम का तार है वो कवि की प्रतिभा, वो कवि का सामर्थ्य, जो उससे प्रभावित नहीं होता, उन सारी संवेदनाओं और अनुभूतियों से प्रभावित नहीं होता, केवल उन्हें काव्य के रूप में अभिव्यक्त करता है। यानी उनकी दृष्टि में कवि केवल अभिव्यक्ति का, कृति के की रचना का माध्यम मात्र है।
ये निर्वैयक्तिकता का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी प्रकार इलियट ने कवि को भी काव्य रचना का माध्यम मात्र माना, जैसी बात ऊपर कही गई। उसके अनुसार काव्य रचना में कवि का व्यक्तित्व समाहित नहीं होता, निर्वैयक्तिकता है, अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके वो सृजन करता है। साधारण स्तर के कवि की रचना में उसका व्यक्तित्व प्रकट होता है, लेकिन यदि किसी की रचना में उसका व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इलियट की नजर में एक साधारण स्तर का कवि है, वो श्रेष्ठ कवि, उत्कृष्ट कवि नहीं है। उच्च स्तर के कवि की रचना में उसका व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो प्लैटिनम के तार की तरह अप्रभावित रहता है उन संवेदनाओं और अनुभूतियों से। श्रेष्ठ कवि में भोक्ता मन और सृष्टा मन पूरी तरह से पृथक होते हैं। जिस भोक्ता मन और सृष्टा मन की हमने बात की, वही फिर से यहाँ पर आ गई है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इलियट की मान्यता है कि कविता का वैशिष्ट्य वैयक्तिक मनोभावों की उत्कृष्टता पर निर्भर नहीं है, कि कवि के व्यक्तिगत बहुत उच्च कोटि के व्यक्तिगत भाव है, इस पर कविता की विशिष्टता, काव्य की विशिष्टता निर्भर नहीं करती, बल्कि कलात्मक प्रक्रिया की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। यानी उनकी अभिव्यक्ति कितनी प्रभावशाली है, इस बात पर निर्भर करती है। यानी उनकी दृष्टि में कलात्मक प्रक्रिया की उत्कृष्टता किसी भी कृति को श्रेष्ठ बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब कवि अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके सृजन करता है, तो वो श्रेष्ठ कृति का सृजन करता है। यानी अनुभूतियां भी व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, उदात्त होनी चाहिए, और उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम यानी उनका शिल्प, उनकी कलात्मक प्रक्रिया भी साधारण नहीं होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। उनका मत है कि कवि के पास अभिव्यक्त करने के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं होता, एक प्रकार का विशिष्ट माध्यम होता है, जो सिर्फ माध्यम होता है। वही बात कहने का तरीका बदल गया है कि प्लैटिनम के तार की तरह कवि केवल एक माध्यम मात्र है सृजन का। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, यह संभव है कि व्यक्ति के लिए जो प्रभाव और अनुभव महत्वपूर्ण हो, उन्हें काव्य में कोई स्थान ही न मिले। वो कहते हैं कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत को हम कैसे समझें, तो ऐसे समझें कि बहुत सारी अनुभूतियां, बहुत सारे अनुभव कोई भी कवि अपने जीवन में ग्रहण करता है, और जब वो सृजन करने बैठता है, तो इतने सारे जो उसके जीवन की अनमोल धरोहर है, जो अनुभव, वे उस काव्य के किसी भी काम के नहीं होते। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उन्हें उस काव्य में स्थान नहीं मिलता। और ऐसा भी होता है कि उसके वे अनुभव जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कवि हमेशा सृजन की प्रक्रिया में अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर ही श्रेष्ठ सृजन कर पाता है। इलियट के अनुसार काव्य की प्रक्रिया भावों के अनुस्मरण की प्रक्रिया नहीं है, यानी अपनी जो कुछ उसने अनुभव किया है, जो संवेदनाएं उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, उन्हें बार बार याद कर सृजन करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उनसे प्रेरणा ग्रहण कर ऊपर उठकर उनको सशक्त बनाने की प्रक्रिया है, केंद्रीयकरण की प्रक्रिया है, कि जो कुछ भी हमने परिवेश से भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां ग्रहण की, उन्हें प्रबल रूप में सृजन की प्रक्रिया में ढालकर अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। अपनी पुरानी व्यक्तिगत पीड़ाओं को बार बार याद कर अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया काव्य नहीं है। श्रेष्ठ कवि स्वयं को वैयक्तिक भावों से मुक्त करके श्रेष्ठ काव्य की रचना कर पाता है, स्पष्ट है। काव्य रचना व्यक्तित्व से मुक्त होने की प्रक्रिया है, न कि व्यक्ति को अभिव्यंजित करने की। व्यक्तित्व कर लेंगे इसको यहाँ पर, कि कोई भी कवि जब सृजन करता है, कोई भी रचना करता है, तो उसका उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य होता है अपने व्यक्तित्व से मुक्त होना। क्यों? क्योंकि अनुभूतियों से, अपनी निजी अनुभूतियों से पलायन ही इलियट के अनुसार कविता है। इलियट का वस्तुगत समीकरण, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का सिद्धांत भी उन्होंने एक प्रतिपादित किया था, इसी से उत्पन्न हुआ है। जब वो ये कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व से मुक्त होने की प्रक्रिया है काव्य, तो यहाँ पर चर्चा होती है उनके वस्तुगत समीकरण की, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन के सिद्धांत की। इलियट के अनुसार कवि अपने भाव सीधे सीधे पाठक के मन तक नहीं पहुंचा सकता, यानी अपने मुंह से निकाले और पाठक तक पहुंचा दिए, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए उसे कोई ना कोई माध्यम तलाश करना पड़ता है, और उस माध्यम को स्पष्ट करते हैं वे अपने वस्तुगत समीकरण यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन के सिद्धांत के द्वारा।
उसे वस्तुनिष्ठ समीकरण का मार्ग अपनाना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ समीकरण को स्पष्ट करते हुए इलियट लिखते हैं, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कला में अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी कवि को वस्तुनिष्ठ समीकरण का मार्ग ढूंढना ही पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, अब वस्तुनिष्ठ समीकरण को स्पष्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ वस्तुएं तलाश करनी पड़ती हैं जिनके माध्यम से वो अपनी बात कहे। वो पात्र भी हो सकते हैं, वो दृश्य भी हो सकते हैं, वे वस्तुएं। अ सिचुएशन, एक स्थिति तलाश करनी पड़ती है जिस स्थिति के माध्यम से वो अपनी बात कहे। अ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की एक श्रृंखला तलाश करनी पड़ती है जिसके माध्यम से वो अपनी बात कहे, which shall be the formula of that particular emotion such that, जो कि एक फॉर्मूला है उस खास अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए इतने सारे माध्यम उसे तलाश करने पड़ते हैं। और जहां पर ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, स्थितियां होती हैं, घटनाओं की श्रृंखला होती है, यही उनका वस्तुनिष्ठ समीकरण है, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का सिद्धांत है। तो वे आगे लिखते हैं, सच दैट व्हेन द external facts are given by the emotion is immediately evoked। evoked मतलब जाग जाता है। तो वो कहते हैं कि जब ये सारी घटनाएं, सारे माध्यम इकट्ठे हो जाते हैं, कौन से? वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं, माध्यम परिस्थितियां बन जाती हैं, घटनाओं की श्रृंखला हो जाती है, तब उनके माध्यम से जिस अनुभूति को प्रबल रूप में अभिव्यक्त होना है, वो स्वयं ही जागृत होकर अभिव्यक्ति के द्वार तक पहुंच जाती है। ये उनका ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का सिद्धांत है। अब प्रश्न ये है कि इसका निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत से क्या तालमेल है? निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में कवि क्या कहते हैं, इलियट क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि कोई भी कवि सृजन करता है तो अपने निजी व्यक्तित्व से ऊपर उठकर सृजन करता है, अपने व्यक्तित्व से पलायन कर सृजन करता है, अपनी अनुभूतियों को छोड़कर, दमन करके उस फिर सृजन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो माध्यम अपनी अनुभूतियों को नहीं बनाता, बल्कि किसको बनाता है? किसी अन्य वस्तु को, किसी अन्य परिस्थिति को, किसी अन्य घटनाओं की श्रृंखला को। तो व्यक्तित्व से ऊपर उठ गया, और व्यक्तित्व से ऊपर उठकर सृजन का माध्यम तलाश करके ही वो किसी भी कृति को जन्म दे सकता है। इसलिए उसके लिए इलियट के अनुसार वस्तुनिष्ठ समीकरण यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन के सिद्धांत को अपनाना जरूरी है। इस बात को जो हमने अभी अंग्रेजी में पढ़ी, उसे इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है, अर्थात वस्तुओं, स्थितियों और घटनाओं की श्रृंखला को इस ढंग से समायोजित करना, यानी एकीकृत करना, समन्वित करना, संगठित करना कि वे विशिष्ट संवेगों से संबद्ध होकर अभिव्यक्त हो सकें। क्या है ये विशिष्ट संवेग? यानी जिन अनुभूतियों को वो इन वस्तुओं, स्थितियों और घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है कलाकार, उनसे जुड़ जाए ये सारे के सारे संवेग, और फिर अभिव्यक्ति के द्वार तक पहुंच जाएं। यदि वस्तुएं अलग हों, स्थितियां अलग हों, संवेग अलग हों, तो रचना होगी ही नहीं। जब तक इनमें समन्वय, सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक सृजन की पृष्ठभूमि तैयार नहीं होगी और अभिव्यक्ति, संपूर्ण अभिव्यक्ति होगी ही नहीं। अथवा वे बाह्य वस्तुएं विशिष्ट संवेगों को तुरंत आहूत कर सके। आहूत का अर्थ होता है बुलाना। यानी ये सारी जो बाहरी वस्तुएं हैं, बाहरी वस्तुएं यानी वस्तु, स्थिति और घटनाओं की श्रृंखला, ये सब इतनी प्रबल हो जाएं, एकीकृत होकर, कि उससे जुड़े हुए जो संवेग हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो संवेदनाएं हैं, उन्हें अपने पास आमंत्रित करके उन्हें प्रबल रूप में पाठक के हृदय, लेखक के, सर्जक के हृदय में अनुभव करें और उत्पन्न करें और उन्हें अभिव्यक्ति के द्वार तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने इलियट के दो सिद्धांतों पर बात की, परंपरा का सिद्धांत और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, और उसके संदर्भ में हमने ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन यानी वस्तुनिष्ठ समीकरण पर भी बात की। उम्मीद करती हूं कि उनका, इलियट का जो दृष्टिकोण है वो पूर्ववर्ती समीक्षकों से थोड़ा भिन्न है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।